Hello everyone, welcome again to online session of Manolo classes. I'm Dinesh Kumar. I'm working as an academic head of Manolo classes. And in today's session, I will discuss with you the current affair of May 1st May to 31st May 2024. इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे जो भी मई के मंथ में करंट लीगल इंपॉर्टेंट न्यूज थी उन सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब हम आते हैं पहली न्यूज पर एंड दिस फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग आर्टिकल 244A ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब हम इस न्यूज को डिटेल में देखते हैं कि रिसेंटली आर्टिकल 244A जो है ये न्यूज में था। अब हम इसको समझते हैं कि ये क्यों न्यूज में था। तो देखिए, बेसिकली आर्टिकल 244A ये पावर देता है किसको, कि जो हमारे स्टेट्स हैं, ठीक है, और पर्टिकुलरली स्टेट ऑफ आसाम, तो वहां पर एक दीपहू कॉन्स्टिट्यूएंसी है, यानी कि ये एक लोकसभा सीट है और यहाँ पर बहुत दिन से लोगों की ये डिमांड है कि ये जो आसाम स्टेट है उसमें 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, ये 6 डिस्ट्रिक्ट अपने एक साथ मिलकर एक ऑटोनोमस बॉडी बना सकते हैं, ऑटोनोमस स्टेट बना सकते हैं। ठीक है। ये जो प्रोविजन है 244A ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंट्रोड्यूस किया गया था 22nd अमेंडमेंट एक्ट 1969 को। अब उन लोगों की जो दीपू कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं उन सब लोगों की ये डिमांड है कि ये जो प्रोविजंस है इसको इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। ठीक है। अब हम अगर थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं, देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की 5th और 6th शेड्यूल दोनों ऑटोनोमस स्टेट की बात करते हैं या ऑटोनोमस काउंसिल की बात करती है। अब ये ऑटोनोमस काउंसिल क्या होती है, तो देखिए रीजन ये होता है कि जनरली जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काउंसिल होती हैं या और जो काउंसिल होती हैं, दीज आर सब्जेक्ट टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस मेड बाय द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि उनको पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के कानून को मानना पड़ता है। लेकिन अगर हम ऑटोनोमस काउंसिल की बात करते हैं तो इन्हीं को पावर देता है कॉन्स्टिट्यूशन कि अगर कहीं ऑटोनोमस काउंसिल बनाई जाती है तो वो ऑटोनोमस काउंसिल के पास ये पावर होगी कि वो अपने नियम और कानून खुद बना पाएंगे। तो जिसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा, जो हमारे एसटी के लोग हैं यानी कि शेड्यूल ट्राइब्स के लोग हैं उनको और डिस्क्रिशनरी पावर हो जाएगी कि वो अपने हिसाब से अपने कानून बनाए, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए, और जिसमें जो गवर्नमेंट का इंटरफेयर होता है वो बड़ा ही कम होता है। तो ये सब लोग जो है इस चीज को डिमांड कर रहे हैं। This has been provided in Article 244A of the Constitution of India. अब देखिएगा इसमें कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट कवर हैं, तो यहाँ पर ये डिस्ट्रिक्ट कवर हैं कार्बी, एंगलोंग, वेस्ट कार्बी, एंगलोंग, दिमा, हसाओ, और यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज भी बोली जाती हैं और जो ट्राइबल जाति हैं वो भी आती हैं। कौन कौन सी आती हैं, वेरियस कम्युनिटीज, तो ये एसटी कम्युनिटीज हैं जो कि यहाँ पर फॉल करती हैं, कार्बी, दिमासा, हमर, कुकी, रेंगमा, नागा, जेमिनागा, बोडो, तो इस तरह की वो पाई जाती हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन आपसे कहां से एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ से मैं समझता हूं कि 2 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन ये होगा कि आर्टिकल 244A किस चीज से डील करता है या किससे संबंधित प्रोविजंस इसमें दिए गए हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि ये आसाम स्टेट में कुछ डिस्ट्रिक्टों को मिलाकर एक ऑटोनोमस काउंसिल बनाने की पावर देता है। सेकंड क्वेश्चन आपको ये हो सकता है कि ये जो प्रोविजन है ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया, तो ये आया 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 से। इसमें क्या है कि जो वहां के लोग हैं वो बहुत दिन से इस डिमांड को रख रहे थे, तो जिसके चलते हुए क्या हुआ कि ये 1972 में मेघालय को क्रिएट किया गया। लेकिन यहाँ पर जो कार्बी एंगलोंग के लोग हैं वो आर्टिकल 244A का ही पार्ट रहे। फिर वहां के जो बहुत सारे मिलिटेंट्स ग्रुप्स हैं उनके साथ सरकार ने एक पीस एग्रीमेंट साइन कर रखा है कि हम आपकी बातों को मानेंगे और आपको ऑटोनोमस स्टेट या ऑटोनोमस काउंसिल का स्टेटस दिया जाएगा। आप उस क्षेत्र में आतंकवाद या कोई टेररिस्ट एक्टिविटी या कोई भी इलीगल एक्टिविटीज ना करें। अब हम आते हैं WHO अमेंडमेंट्स टू इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस। तो जो
WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कुछ अपने रेगुलेशंस में अमेंड किया है। तो देखिएगा, जो WHO है उसने इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, आप जब जानते हैं WHO की जो फुल फॉर्म होती है वो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और जैसा कि इसका नाम सजेस्ट करता है कि इसका मेन काम क्या है कि ग्लोबल लेवल पर हेल्थ से संबंधित प्रॉब्लम्स को मैनेज करना, उनको क्योर करना। जैसा कि अभी जानते हैं कुछ समय पहले एक कोविड की बीमारी आई जो बहुत ही एक इंटरनेशनल लेवल पर ड्रास्टिक डिजीज थी। तो ऐसी बीमारी को, जो कि इस तरह की डिजीज अगर नेशनल लेवल पर या इंटरनेशनल लेवल पर आती हैं, तो उससे हम लोग कैसे निपट सकते हैं, कैसे उसके सॉल्यूशन ढूंढ सकते हैं, इस तरह के रेगुलेशंस जो बनाए जाते हैं वो WHO के द्वारा बनाए जाते हैं। अब देखिएगा कि WHO ने ये अपनी जो रेगुलेशन संबंधित गाइडलाइंस हैं इनको 2005 में अडॉप्ट किया, ठीक है। और इट वाज इनिशियली अडॉप्टेड, तो पहले इनको अडॉप्ट किया गया था 1969 में, लेकिन फिर इनको 2005 में रिवाइज किया, ठीक है। अब इसका मेन पर्पस क्या है? इसका मेन पर्पस ये है कि जो इंटरनेशनल लेवल पे कॉर्पोरेशन है रिगार्डिंग द प्रिवेंशन एंड प्रोहिबिशन ऑफ डिजीजेस, उसको तैयार करना, उसके लिए हमें तैयार रहना। तो कुछ गाइडलाइंस है। डेफिनेशन ऑफ पैंडेमिक इमरजेंसी, तो ये डिफाइन करता है कि जो पैंडेमिक इमरजेंसी है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो मतलब अगर कोई बीमारी होती है तो उसको हम पैंडेमिक का नाम कब देंगे, जैसे कि मतलब वो इतने लोगों को अफेक्ट कर चुकी है तभी हम उसको पैंडेमिक का नाम देंगे, इससे पहले हम उसको नाम नहीं दे सकते। सेकंड, अगर हम देखें कमिटमेंट टू सॉलिडेरिटी एंड इक्विटी, अब यहां पर ये कह रहा है कि जब कोई भी डिसीज होती है, तो देखिए कोई भी डिसीज जब होती है तो वो किसी लोगों के ना तो स्टेटस को देखती है, ना धर्म को देखती है, ना कास्ट को देखती है, ना उनकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को देखती है। तो इसका मेन पर्पज ये है कि जितने भी लोग उससे अफेक्टेड होते हैं उन सबको एक प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाए और प्रॉपर वे में उनको मेडिसिन की एक्सेस प्रोवाइड कराया जाए। थर्ड है आपका एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट पार्टीज कमेटी। अब हर स्टेट में स्टेट पार्टीज कमेटी बनाई जाएंगी ताकि वो इससे संबंधित कोऑर्डिनेशन कर सके। मान लिया अगर हमें WHO से कुछ मेडिसिन लेनी है तो उसको इंडियन लेवल पर, इंडिया के लेवल पर कुछ कमेटीज बनाई जाएंगी जो कि डायरेक्ट उनके कांटेक्ट में रहेंगी, और ताकि किसी भी पर्सन को मेडिसिन की कोई प्रॉब्लम ना हो या स्कार्सिटी ना हो। नेक्स्ट है आपका क्रिएशन ऑफ नेशनल IHR ऑथोरिटीज। तो सिंपली क्या होगा कि हर देश में भी एक IHR क्या होगा, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाई जाएगी जो कि इस तरह की फैसिलिटीज को प्रोवाइड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होगी। अब अगर हम इसको देखें WHO के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखें तो ये बना था 7 अप्रैल 1948 को, और इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में है, और जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। और इसके जो करंट डायरेक्टर हैं वो है मिस्टर टेड्रोस अधानोम, इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ WHO। तो यहां से आपको जनरल क्वेश्चन जो है क्या बनेगा, एक क्वेश्चन बनेगा फैक्चुअल बेस्ड, वो होगा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। और एक दूसरा क्वेश्चन जो करंट लीगल जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से या करंट जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, तो पूछेगा कि WHO के डायरेक्टर जनरल कौन है, तो मिस्टर टेड्रोस अधानम जो है इसके डायरेक्टर्स हैं। नाउ वी कम टू नेक्स्ट न्यूज, जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट। तो ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में क्या किया है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट में एक कानून है, जम्मू कश्मीर में कानून लागू है जिसका नाम है पब्लिक सेफ्टी एक्ट, PSA, ठीक है। अभी इस PSA के अंडर एक पर्सन को गिरफ्तार किया गया जिनका नाम है अली मोहम्मद लॉन, ठीक है। और जब इनको अरेस्ट किया गया, ठीक है, तो इन्होंने इस अरेस्ट को चैलेंज किया और इन्होंने कंपेंसेशन डिमांड की फ्रॉम द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो इनको कोर्ट ने 5 लाख रुपए की कंपेंसेशन दी। क्यों दी? इट वाज गिवन फॉर द पर्पस ऑफ इलीगल डिटेंशन, ठीक है। ये जो एक्ट है ये ऑथराइज करता है कि किसी भी पर्सन को 2 साल तक बिना ट्रायल के अरेस्ट करके रखा जा सकता है। अब जब इसको कंसर्न हाई कोर्ट में यानी कि जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया
तो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पाया कि ये उस पर्सन के राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी का वायोलेशन है, और जो डिटेन करके उनको रखा गया था दैट वाज नॉट लीगल। तो अगर डिटेंशन लीगल नहीं था तो इसका मतलब डिटेंशन इलीगल था। तो जब डिटेंशन इलीगल था तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू पर उसको 5 लाख रुपए एज ए कंपेंसेशन दिया गया। एक सिमिलर टाइप का केस हमने आपको पढ़ाया था लॉ ऑफ टॉर्ट में, आप इसको रिलेट कर सकते हैं। केस का नाम था भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो इसमें जो भीम सिंह है ये वहां के एमएलए थे, और जब ये अपना लेजिस्लेटिव असेंबली का सेशन अटेंड करने जा रहे थे तो इनको पुलिस ने, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस ने अरेस्ट करके डिटेन कर लिया था। लेकिन जब बाद में इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के डिसीजन को चैलेंज किया ऑनरेबल कोर्ट में, तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का एक्शन था इनको डिटेन करने का, दैट वाज नॉट लॉफुल, और इसीलिए इनको 50,000 रुपए की कंपेंसेशन दी। तो सिमिलर केस यहाँ है जहां पर मिस्टर मोहम्मद लोन को अरेस्ट किया गया अंडर द पीएसए एक्ट, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के द्वारा अंडर, और ये पब्लिक सेफ्टी एक्ट क्या कहता है कि ये 2 साल तक जो है किसी भी पर्सन को डिटेन करने की पावर देता है। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये पाया कि इनका जो डिटेंशन था ये ड्यू प्रोसेस क्लॉज के अनुसार नहीं था। जैसे कि अगर हम ड्यू प्रोसेस क्लॉज की बात करें तो आप लोग जानते हैं आर्टिकल 21 हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आपको पढ़ाया था क्लास में, और वो क्या कहता है, नो पर्सन शैल बी deprived of his right to life and personal liberty in accordance to procedure established by law। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि किसी भी पर्सन को उसकी राइट टू लाइफ या पर्सनल लिबर्टी से केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही क्या किया जा सकता है, वंचित किया जा सकता है। यानी कि उसकी लाइफ या पर्सनल लिबर्टी केवल प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ के द्वारा ही ली जा सकती है और किसी उससे नहीं ली जा सकती। ठीक है, तो यहां पर कोर्ट ने माना कि ये क्या था, इसमें ड्यू प्रोसेस नहीं था, इसलिए इसको इलीगल डिटेंशन माना गया। नाउ वी कम टू नेक्स्ट एक्ट, दिस इज द ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल्स 2024। तो पार्लियामेंट ने एक नया जो बिल इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल 2024, और ये रिप्लेस करेगा हमारे एक्सप्लोजिव्स एक्ट 1884 को। तो अभी तक हमारे देश में ये कानून चल रहा है रिगार्डिंग एक्सप्लोजिव्स, और ये जो नया बिल आया है, जब ये ड्राफ्ट एक्सप्लोजिव बिल बन जाए, एक्ट बन जाएगा, तो ये हमारे 1884 के कानून को रिप्लेस कर देगा। अब हम इसके कुछ हाइलाइट्स देखते हैं। तो यहाँ पर इसके कुछ की प्रोविजंस में है कि जो भारत सरकार है वो एक अथॉरिटी बनाएगी जो कि एक्सप्लोजिव से संबंधित लाइसेंस देना, किस कंपनी को, किस पर्सन को लाइसेंस देना है, और लाइसेंस को रिवोक करना या लाइसेंस को सस्पेंड करने की अथॉरिटी ऐसी अथॉरिटी के पास होगी जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, सेकंड ये कहता है कि कोई पर्सन कितनी क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव रख सकता है। थर्ड क्लॉज ये कहता है कि अगर कोई पर्सन इसके प्रोविजंस को वायलेट करता है, यानी कि जब ये कानून बन जाएगा तो उसको 3 साल तक की सजा होगी और उस पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना होगा, या दोनों चीजें हो सकती हैं। फोर्थ ये कहता है कि अगर किसी के पास अनऑथराइज्ड एक्सप्लोजिव पाया जाता है, यानी कि किसी पर्सन के पास राइट नहीं है कि वो एक्सप्लोजिव्स को रखे, लेकिन अगर उसके पास कुछ क्वांटिटी में एक्सप्लोजिव पाया जाता है तो उस पर उसको 2 साल तक की सजा हो सकती है और 50,000 रुपए तक का उस पर जुर्माना लग सकता है या फाइन लग सकता है, या दोनों लग सकते हैं। अगर हम प्रेजेंट टाइम में देखें तो प्रेजेंट टाइम में ये पेनल्टी बड़ी कम है जो कि केवल 3,000 रुपए है। तो इस पेनल्टी को बढ़ाने के लिए और इसके प्रोविजंस को और ड्रैकोनियन बनाने के लिए ये किया गया है। अब एट प्रेजेंट हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, पीएसओ। ये क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन इंप्लीमेंट कर रही है एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 को और पेट्रोलियम एक्ट 1994 को इंप्लीमेंट कर रही है। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, क्या क्या सेफ गाइड्स, क्या क्या गाइडलाइंस होंगी, क्या क्या सेफ गार्ड्स होंगे, ये सब जो चीजें हैं
ये ऑर्गेनाइजेशन इसको एंश्योर कर सकती है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं हम। दिस ऑर्गेनाइजेशन मींस पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन operates under the Department for Promotion of Industry and Internal Trade, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर काम करती है। अब हम आते हैं नेक्स्ट न्यूज पर। यह है हमारा यूरोपियन यूनियन फर्स्ट लॉ ऑन वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो यूरोपियन यूनियन ने एक पहला कानून अडॉप्ट किया है जो कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकता है। इस तरह के प्रोविजंस अगर आप इंडिया में देखें तो हमारे देश में ये पहले ही प्रोविजंस बन चुके हैं। जैसे आप जानते होंगे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डीवी एक्ट हमारे पास पहले से ही है। अब ये क्या कहता है, ये पहला कॉम्प्रिहेंसिव लॉ इसने यूरोपियन यूनियन ने अडॉप्ट किया है जो कि किसको रोकता है, वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, addressing issues like forced marriage, female genital mutilations and cyber violence। ठीक है, ये ऑनलाइन स्टॉकिंग को भी रोकता है, हरासमेंट को रोकता है, नॉन कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस को रोकता है, इंसाइटमेंट ऑफ क्राइम को रोकता है। अब अगर हम इन सब चीजों को देखें, देखिए ऑनलाइन स्टॉकिंग हमारे देश में सेक्शन 354D आईपीसी में दी हुई है, हरासमेंट सेक्शन 354A में दिया गया है, कंसेंशुअल शेयरिंग ऑफ इंटीमेट इमेजेस ये फाल कर जाएगी हमारा वॉयरिज्म में 354C में। तो ये प्रोविजंस हमारे देश में ऑलरेडी हैं और इसलिए इनको लिंक करके एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। और यहाँ पर जो पनिशमेंट होगा यहाँ पर 5 इयर्स तक का, यानी कि कोई पर्सन अगर इन प्रोविजंस को वायलेट करता है so that person can be punished with imprisonment that may extend up to 5 years. Now we come to next, Supreme Court decision on collegium system। तो देखिए अभी हमारे देश में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस अपॉइंट होते हैं वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट होते हैं। लेकिन जो कॉलेजियम सिस्टम का वर्ड है, यानी कि जो वर्ड कॉलेजियम सिस्टम है, इसका रेफरेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं मिलता। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इसका रेफरेंस कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है तो ये इवॉल्व कैसे हुआ। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ केसेस थे लाइक एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिससे ये इवॉल्व हुआ। और ये आता है डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर से भी इसका कुछ लिंक होता है। डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर जो दिया है हमारे आर्टिकल 50 में दिया है और वो एंश्योर करता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, यानी कि जो हमारी जुडिशरी होगी वो इंडिपेंडेंट होगी। जुडिशरी का इंडिपेंडेंट होना इसलिए जरूरी है कि देखिए अगर जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है तो जो हमारे जजेस हैं वो ऐसे लोगों के खिलाफ डिसीजन नहीं दे पाएंगे लॉफुली जो कि जिन्होंने कानून का वायलेशन किया है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में इवॉल्व किया गया बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। अब होता क्या है, हमारे जितने भी जजेस हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अपॉइंट किए जाते हैं तो वो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। कॉलेजियम सिस्टम में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं और सुप्रीम कोर्ट के 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं। अगर हम यहाँ पर हाई कोर्ट के रेफरेंस में देखें तो हाई कोर्ट में सीजीआई होंगे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे। ठीक है, अगर हम ट्रांसफर के रेफरेंस में देखें तो सीजीआई होंगे, 4 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट होंगे एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न्ड हाई कोर्ट होगा। तो आप जानते हैं कि इस हाई कोर्ट के जजेस का जो ट्रांसफर होता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो वहां पर भी कॉलेजियम सिस्टम का रोल होता है और जो भी रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम देता है इनकी रिकमेंडेशन किस पर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पर बाइंडिंग इफेक्ट रखती है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया। क्यों चैलेंज किया गया, उसके कुछ ग्राउंड्स हैं जो कि क्रिटिसिज्म आप देख सकते हैं। तो पहला क्या है, जुडिशरी सोलली कंट्रोल अपॉइंटमेंट प्रोसेस लीडिंग टू द कंसर्न्स अबाउट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड पोटेंशियल फॉर पुअर कैंडिडेट्स। तो मतलब जनरली जो कॉलेजियम सिस्टम है उसको इस ग्राउंड पर क्रिटिसाइज किया जाता है कि यहाँ पर एग्जीक्यूटिव का कोई रोल नहीं है
और दूसरा पॉइंट ये है कि जो जुडिशरी में जो जजेस के अपॉइंटमेंट होते हैं उनमें बहुत ज्यादा नेपोटिज्म होता है। जैसे आप देखेंगे ये बात कुछ फैक्ट पर आधारित है कि बहुत सारे जो हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो ऐसे लोग हैं जो कि उनकी पिछली 3 जनरेशन से उनके घर से ही लोग हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस बनते हैं। सेकंड पॉइंट ये है कि जब इसकी मीटिंग होती है तो कोई रिटन में मिनट्स नहीं डिसाइड की जाती, तो यहाँ पर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी है। ठीक है, तो ये एप्रीहेंशन माना जाता है कि जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम बाय वे ऑफ कॉलेजियम, इसमें ट्रांसपेरेंसी नहीं है और इसलिए ये जो है यहाँ पर जो कुछ नेपोटिज्म होता है जिसकी वजह से कुछ जो मेरिट बेस्ड पर्सन होते हैं वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस अपॉइंट नहीं हो पाते। तो ये क्रिटिसिज्म इसका एक पार्ट है, इसी ग्राउंड पर इसको चैलेंज किया गया। तो अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड कर दिया है, मतलब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये कॉलेजियम सिस्टम ही सही रहेगा। इससे पहले क्या हुआ था, इस कॉलेजियम सिस्टम को हटाने के लिए 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था 2014 में। कौन सा अमेंडमेंट आया था? 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2014। अब इस अमेंडमेंट के द्वारा एनजेएसी आया, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, आर्टिकल 124A में डाला गया। अब एनजेएसी में क्या था? एनजेएसी में कुछ पॉलिटिकल लोग को भी एंट्री दी गई थी, मतलब जिसमें कि लॉ मिनिस्टर थे, लॉ सेक्रेटरी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट थे और 2 लोग ऐसे थे जिनका अपॉइंटमेंट एक कमेटी के द्वारा होता और उस कमेटी में कौन होते? प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पर क्या एप्रीहेंशन हुआ कि यहाँ पर जो हमारे जजेस की स्ट्रेंथ है वो काफी कम हो गई और अगर कॉलेजियम सिस्टम में यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम में अपॉइंटमेंट जो होते हैं वो मेजॉरिटी के बेसिस पर होते हैं, तो वहां पर हमारी जुडिशियल स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाती। तो इसीलिए जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया एक केस में। केस का नाम मैं आप लोगों को बता रहा हूं, केस का नाम था सुप्रीम कोर्ट, आप नोट डाउन कर सकते हैं, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 2015 का केस है और इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट को कमीशन को इट वाज हेल्ड अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसको हटा दिया। किस ग्राउंड पर हटाया? इसको इस ग्राउंड पर हटाया कि ये जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट सिस्टम है ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के अगेंस्ट है और ये जजेस की जो कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पावर है जजेस को अपॉइंट करने की उसको अफेक्ट करता है। So dear students, I have discussed all important news of month May 2024. I will come again with more such news. Till then, thank you very much. Goodbye.